सैलरी टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा क्या है। हाउस प्रॉपर्टी इजी था टेक्निकल था? हाउस प्रॉपर्टी इजी था, एग्री करते हैं इस बात से, यस और नो? बेटा सैलरी वाला जो टॉपिक है ना थोड़ा सा टेक्निकल है। और टेक्निकल क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजें आपको याद रखनी है, कुछ लिमिट्स आपको याद रखनी है। क्या हाउस प्रॉपर्टी ज्यादातर पोर्शन लॉजिकल था? देखो सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में 2 लाख रुपए का डिडक्शन मिल सकता है या 30,000 का, ये लॉजिकल नहीं था, ये तो लॉ में बताने वाली चीज थी, लेकिन ज्यादातर पोर्शन क्या लॉजिकल था? एसओपी का मतलब क्या होता है? मतलब खुद रहते हैं, क्या ये लॉजिकल है? सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी खुद रहते हैं। लेट आउट प्रॉपर्टी किराए से दी है, डीम टू बी लेट आउट। 2 के अलावा तीसरी प्रॉपर्टी को क्या मान लिया था? डीम टू बी लेट आउट। तो बेटा हाउस प्रॉपर्टी इजी टॉपिक था, सैलरी भी इजी है, लेकिन सैलरी में थोड़ा सा याद रखने का ज्यादा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? बताओ सैलरी, किसी भी पर्सन की इनकम सैलरी में कब टैक्सेबल होती होगी, आप मुझे बताएंगे। बेटा टैक्सेबल नहीं, मतलब कब वो सैलरी कहलाएगी, मेरा तो आपसे ये क्वेश्चन है। जब कौन पे करे? आपका ऐसा कहना है कि अगर किसी ने कोई भी अमाउंट पे करा, अगर वो उसका एम्प्लॉयर है तो वो सैलरी कहलाएगी। बेटा एपीटी मेरा एम्प्लॉयर नहीं है, तो क्या एपीटी वाले जो मुझे पे करते हैं वो सैलरी है? आप समझ रहे हैं ना? सैलरी के केस में एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, सैलरी के केस में क्या होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल मेरे घर पे कोई बेटा चाय बना रहा है, क्या बना रहा है? तो अब मैं उसको पे कर रहा हूं, अब मैं उसको कुछ अमाउंट पे कर रहा हूं, तो क्या वो सैलरी है? यस और नो? अगर मेरी एक फर्म है, मेरा बिजनेस है, वहां पर 10 लोग काम कर रहे हैं आके, 10 लोग मेरे एम्प्लॉइज हैं, वो मेरे यहाँ पे कोई अकाउंटिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, कोई परचेज कर रहा है, कोई मार्केटिंग कर रहा है। क्या जब मैंने आपसे बोल दिया एम्प्लॉई है तो आपको कुछ सोचने की जरूरत है? एम्प्लॉई है तो सैलरी ही होगी, सैलरी ही होगी। बेटा आपने सुना है रिलायंस के बहुत सारे एम्प्लॉई हैं, लाखों एम्प्लॉइज हैं, तो रिलायंस उनको क्या पे करती होगी? और रिलायंस का सीए भी होगा, तो अगर वो सीए उसके एम्प्लॉयमेंट में नहीं है तो उसको क्या पे करती होगी? सैलरी या प्रोफेशनल चार्जेस? उसके सीएस भी होंगे, कंपनी सेक्रेटरी। तो अगर वो एम्प्लॉयमेंट में है तो क्या पे करेगी? अगर एम्प्लॉयमेंट में है तो क्या पे करेंगे? और बेटा अगर एम्प्लॉयमेंट में नहीं है तो क्या पे करेंगे? प्रोफेशनल फीस, यस और नो? तो बेटा सैलरी के लिए सबसे मेन चीज क्या निकल के आई अभी तक के डिस्कशन में? अभी तक के डिस्कशन में क्या निकल के आई? एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप। क्या निकल के आई? तो अगर मेरा और आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप है तो क्या वो सैलरी कहलाएगी? आप बताओ, आप लोग यार क्या लग रहा है ये? आप मुझे ये बताओ, आप लोग सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद ट्रेनिंग शुरू होती है या पहले ही हो जाती है? दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन है। बेटा जब आप सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लोगे, बोथ ग्रुप या सिंगल ग्रुप? एक भी ग्रुप क्लियर हो गए तो अपन कर सकते हैं ऐसा। सीएस एग्जीक्यूटिव, सुनिए, किसी का सीएस एग्जीक्यूटिव का एक ग्रुप क्लियर हो गया, वो आर्टिकलशिप कर सकता है क्या? बोथ ग्रुप के बाद ही कर सकते हैं, ऐसा है? ओके ओके ओके, मतलब कर सकते हैं, आईसीएसआई की तरफ से मना नहीं है ऐसा। तो बेटा जब आप ट्रेनिंग करोगे, आर्टिकलशिप करोगे, तो क्या आपको सैलरी मिलेगी? 1000-1500 रुपए की सैलरी कितने की मिलती है? कितने की मिलती है? 1500 से लेके 3000 तक, ज्यादा बोल दिए देवांश तो बोल रहा है, मिलते हैं इतने। अब बेटा अगर मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर मैं आपको 1500 रुपए दे रहा हूं तो क्या वो आपकी सैलरी होना चाहिए? सपोज कर लीजिए मैं आपका ट्रेनर हूं जिसके अंदर आप लोग सब आर्टिकलशिप कर रहे हैं, आप मुझे बताइए अगर मैं आपको 1000-1500 रुपए पे कर रहा हूं तो क्या वो आपकी सैलरी है? क्या आप मेरे एम्प्लॉइज हैं? एम्प्लॉइज हैं या नहीं है? क्योंकि बेटा अगर मैंने बोल दिया कि एक टांग पे खड़े रहो तो आप एक टांग पे खड़े रहोगे। आप मुझे बताओ एम्प्लॉय हो या नहीं हो? हो या नहीं हो? ध्यान रखना, आप मेरी कितनी भी रिस्पेक्ट करो लेकिन आप मेरे एम्प्लॉय हो या मेरे ट्रेनी हो? आप लोग तो आप मेरे एम्प्लॉयमेंट में हो या फिर मेरे अंदर ट्रेनिंग कर रहे हो? तो बेटा जो अमाउंट मैं आपको पे करूंगा वो सैलरी के अंदर टैक्सेबल होगा या कहीं और होगा? कहां? देखो एक सेकेंड, आप लोगों को कितना मिला है? 1500 रुपए पर मंथ। क्या वो सैलरी है? वो सैलरी नहीं है पक्का? क्या वो हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम कमाई है आपने?
क्या उसका आपका बिजनेस है स्टाइपेंड लेने का? समझ रहे हैं मेरी बात? क्या वो कैपिटल गेन के अंदर जाएगा? तो बेटा जिसका कोई नहीं होता उसका बचता कौन है? अदर सोर्सेज ही बचता है, क्योंकि अदर सोर्सेज का है ना, जो अदर सोर्सेज एक बेटा बहुत ब्रॉड टर्म है कि अगर किसी का कोई नहीं हुआ तो कौन है? अदर सोर्सेज। क्लियर है सबको? तो बेटा सैलरी के लिए एक ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी चीज सैलरी के अंदर टैक्सेबल कब होगा? जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो, जब एम्प्लॉयमेंट हो। हाँ या ना? ऐसा बोलता है बेटा सेक्शन नंबर 15। कौन बोलता है? सैलरी जब अपन पढ़ेंगे सबसे पहला सेक्शन चार्जिंग सेक्शन, हाउस प्रॉपर्टी में कौन सा था? 22। और सैलरी में उससे पहले सेक्शन 15। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हाउस प्रॉपर्टी में कौन सा था? 22। तो इसका मतलब क्या हाउस प्रॉपर्टी से पहले सैलरी है? लेकिन हमने पहले हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो बेटा सेक्शन नंबर 15 बोलता है कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, कुछ भी अमाउंट मिलता है, कहां टैक्सेबल होगा? कहां टैक्सेबल होगा? आप बताइए मुझे, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, कुछ भी अमाउंट मिलेगा, कहां टैक्सेबल होगा? ध्यान रखना, इन्होंने ये नहीं बोला कि सैलरी दी तो सैलरी में टैक्सेबल होगा। कुछ भी दिया, किसने दिया? आप समझ रहे हैं क्या? बेटा आपको सैलरी तक लिमिट नहीं करना है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कुछ भी दिया, वो कहां टैक्सेबल होगा? समझ रहे हैं मेरी बात? इसका मैं आपको एक एग्जांपल से, एक्चुअली अभी मैं कुछ उसमें दिक्कत आ गई है, इसलिए मैं आपसे ऐसे ही ओरली डिस्कशन कर रहा हूं कुछ। आपको पता है गिफ्ट मिलते हैं किसी को? अमन, ये कौन था एम्प्लॉयर नहीं देता? अच्छा, गिफ्ट मिलते हैं आप लोगों को? किसी को मिलते हैं? बाद में मिलना है यार भाई। तो बेटा गिफ्ट, अगर किसी को गिफ्ट मिला तो वो कहां टैक्सेबल होना चाहिए? डिपेंड करता है कौन दे रहा है। नहीं अभी आप तो नॉर्मल बताओ, नॉर्मल आपको मेरे को किसी ने गिफ्ट दे दिया, बताओ कहां टैक्सेबल होगा? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन या अदर सोर्सेस? कहां होगा? अदर सोर्सेस के अंदर। किस चीज पे डिपेंड करता है बेटा? हाँ नहीं बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको अभी मैं बता रहा हूं ना, जो मैं बता रहा हूं ये फाइनल है। गिफ्ट बेटा नॉर्मली कहां टैक्सेबल होता है? इनकम फ्रॉम। आप एग्री करेंगे कि अदर सोर्सेज में ही जाना चाहिए था गिफ्ट? हाँ या ना? लेकिन बेटा मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मुझको गिफ्ट दिया मेरे क्लाइंट ने। किसने गिफ्ट दिया? तो बेटा अब वो अदर सोर्सेज में नहीं जाएगा, अब वो पीजीबीपी में जाएगा। आप समझ रहे हैं? गिफ्ट मिलने की वजह पर्सनल वजह थी या क्लाइंट रिलेशन था मेरा? तो अब वो कहां जाएगा? पीजीबीपी में। नॉर्मली गिफ्ट कहां जा रहा था? अदर सोर्सेस में। यस और नो? अगर मेरे क्लाइंट ने गिफ्ट करा तो कहां जाएगा? पीजीबीपी में। और बेटा अगर मेरे एम्प्लॉयर ने करा ना तो सैलरी। अगर मेरे एम्प्लॉयर ने करा तो कहां जाएगा? सैलरी। ऐसा किसने बोला? सेक्शन नंबर 15। सेक्शन नंबर 15 ने बोला कि अगर आप एम्प्लॉयर हैं और आप लोग एम्प्लॉई हैं तो बेटा मैं आपको कुछ भी दूंगा ना, वो हमेशा कहां टैक्सेबल होगा? वो गिफ्ट हो, वो सैलरी हो, वो कार हो, बेटा कुछ भी, उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? बेटा सेक्शन नंबर 15 एक लाइन में बहुत बड़ी बात करके गया कि अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप है, किसका रिलेशन है बेटा? तो कुछ भी अमाउंट मिले, मैंने कुछ नाम लिया या कुछ भी बोला, कुछ भी अमाउंट कहां टैक्सेबल होगा? सैलरी के अंदर टैक्सेबल होगा। इतना क्लियर है आपको? सेक्शन नंबर 15 मैंने आपको बताया, क्लियर है? तो बेटा आपको सेक्शन नंबर 15 क्लियर है क्या? एनी सम रिसीव्ड ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड। कुछ भी अगर मुझे मेरे एम्प्लॉयर ने दिया कहां टैक्सेबल होगा? सेक्शन नंबर 15। एक बार गिफ्ट का वापस से बता दो। गिफ्ट मिसेस मार्ज ने दिया, कहां टैक्सेबल होगा? अदर सोर्सेस। गिफ्ट बेटा मेरे क्लाइंट ने दिया, कहां टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी। और गिफ्ट बेटा किसने दिया? गिफ्ट मेरे एम्प्लॉयर ने दिया, सैलरी के अंदर टैक्सेबल होगा। क्लियर है आपको इतनी चीज? मतलब एक गिफ्ट क्या 3 अलग अलग तरीके से उसका ट्रीटमेंट हो रहा है? हाँ या ना? और उसकी वजह क्या हो रही है? रिलेशन। अगर पर्सनल रिलेशन में मिल रहा था तो अदर सोर्सेस। हाँ या ना? और बेटा अगर बिजनेस की वजह से मिल रहा था तो पीजीबीपी। और बेटा अगर एम्प्लॉयमेंट की वजह से मिल रहा है तो सैलरी। यस और नो? अब मैं आपको एक चीज आपसे पूछूंगा। पहले तो मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा कि गिफ्ट अगर शादी पे मिलता है तो एग्जेम्प्ट होता है। क्या बोला?
शादी में मिला हुआ गिफ्ट एग्जेम्प्ट होता है बेटा, लिफाफे आएंगे भर भर के, एग्जेम्प्ट। क्या किसी ने कार गिफ्ट कर दी शादी पे, एग्जेम्प्ट। किसी ने घर गिफ्ट कर दिया। आप मेरी बात अभी मुझ पे भरोसा रख लें, अदर सोर्सेज में पढ़ेंगे। सब लोग इधर ध्यान दे रहे हैं बेटा, रितिका इधर ध्यान दो, सब लोग मेरी बात पे ध्यान दे रहे हैं बेटा। मैंने क्या बोला, अगर शादी पे गिफ्ट मिलता है ना मैरिज पे, तो एग्जेम्प्ट होता है। क्या बोला? चलो मैं आपको दो एग्जांपल बता रहा हूं। शादी पे मिला हुआ गिफ्ट एग्जेम्प्ट होता है, रिलेटिव से मिला हुआ गिफ्ट भी एग्जेम्प्ट होता है। किससे मिला हुआ? अब मुझे बताओ, अगर मिसेस मार्ज ने मुझे गिफ्ट दिया तो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? जाना तो अदर सोर्सेज में चाहिए था, लेकिन एग्जेम्प्ट है। समझ रहे हैं मेरी बात? क्या मिसेस मार्ज से मिला मतलब पर्सनल रिलेशन में मिला है, हाँ या ना? यस और नो? लेकिन बेटा आगे जाके आप अदर सोर्सेज में पढ़ोगे कि रिलेटिव से मिला हुआ गिफ्ट एग्जेम्प्ट होता है। तो क्या मिसेस मार्ज मेरी रिलेटिव है? तो क्या वो एग्जेम्प्ट है? यस और नो? और ऐसे ही बेटा मैंने आपको एक और चीज क्या बताई कि शादी पे मिला हुआ गिफ्ट भी क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है। मेरे भाई की शादी में गिफ्ट मुझे मिला, मेरे भाई को भी मिले होंगे, ऐसा नहीं बोल रहा उसको नहीं मिले, मुझे भी मिल गया यार। मिल गया ना, मिल जाने दो ना, दिक्कत क्या है उसमें? मेरे भाई को मिले वो एग्जेम्प्ट रहेंगे या नहीं? वो रहेंगे। और जो मुझे मिला वो एग्जेम्प्ट रहेगा या नहीं? वो नहीं रहेगा, ऐसा? हाँ या ना? अब एक और क्वेश्चन मेरा, मेरी शादी में मुझे मेरे एम्प्लॉयर ने गिफ्ट दिया, एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल? मेरी ही शादी में मेरे ही एम्प्लॉयर ने मुझे गिफ्ट किया, एग्जेम्प्ट क्यों है? क्योंकि कब मिला? शादी में। बेटा ध्यान रखना, एग्जेम्पशन वाला पॉइंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से रिलेट करता है। किससे करता है? और जिस इनकम की अपन बात कर रहे हैं वो अदर सोर्सेज वाली है, सैलरी वाली इनकम है। सैलरी में एग्जेम्पशन नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? रिलेटिव से मिला हुआ गिफ्ट एग्जेम्प्ट है, लेकिन कहां पर? अदर सोर्सेज में। शादी में मिला हुआ गिफ्ट एग्जेम्प्ट है, लेकिन कहां पर? और अभी मैंने आपसे क्या बोला, अभी मुझे कहां मिला? शादी में मिला, लेकिन मिला किससे? एम्प्लॉयर। तो बेटा अदर सोर्सेज का उससे कोई लेना देना है या वो तो सैलरी के अंदर का है? बेटा भले ही शादी में मिला, लेकिन किससे मिला? एम्प्लॉयर से। सेक्शन नंबर 15 आपने क्या पढ़ा? एनी सम रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर। बताओ क्या वो हर किसी की शादी में जाके गिफ्ट देता होगा, या मैं उसका एम्प्लॉई हूं इसलिए उसने मुझे गिफ्ट दिया? यस और नो? एग्री करते हैं इस बात से? तो क्या एम्प्लॉयमेंट की वजह से ही मुझे गिफ्ट मिला? तो क्या वो सैलरी में ही टैक्सेबल होना चाहिए? और बेटा सैलरी में कोई एग्जेम्पशन नहीं होती। समझ रहे हैं मेरी बात? मैंने बोला ना अदर सोर्सेज में होता है, ये भी बोला मैंने। मैरिज में मिला हुआ गिफ्ट एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन कहां पर? अदर सोर्सेज में। क्लियर है आपको? चलो जितना करवाया वो मुझे बता दो, गिफ्ट कहां टैक्सेबल होगा? नॉर्मल गिफ्ट अदर सोर्सेज, हाँ या ना? एम्प्लॉयर से मिला तो सैलरी पे होगा। वेरी गुड। और बेटा अगर बिजनेस प्रोफेशन की वजह से मिला तो पीजीबीपी में होगा। इतना क्लियर है सबको? अभी तक के डिस्कशन में सिर्फ इतना पॉइंट आपके लिए रेलेवेंट था। समझे मेरी बात? बाकी तो अपन पढ़ेंगे अदर सोर्सेज में क्या होता है, बाकी सब समझ रहे हैं मेरी बात? इसके बाद बेटा एक सेक्शन नंबर 15 देखा था। क्या देखा था? सेक्शन नंबर 15 क्या था बेटा? चार्जिंग सेक्शन। क्या था? तो सेक्शन नंबर 15 चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है? एक सेकंड, अब मैं पूछूंगा। एक सेकंड। हाँ, एनी सम रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर whether cash or kind, okay, that shall be taxable under the salary। और सैलरी में टैक्सेबल होने की वजह क्या है? क्योंकि बेटा चार्जिंग सेक्शन का तो काम बताना ही होता है कि टैक्सेबल इनकम होगी कहां पर। तो चार्जिंग सेक्शन क्या बोल रहा है? एक वर्ड है बेटा, एम्प्लॉयमेंट की वजह से मिला। क्या बोलता है? एम्प्लॉयमेंट की वजह से मिला। क्या? अगर एम्प्लॉयमेंट की वजह से मिला तो सैलरी। समझे मेरी बात? क्लियर है सबको? एम्प्लॉयमेंट की वजह से मिला तो क्या? सबको इतना क्लियर है? देखिए बेटा एक बार पढ़िए सेक्शन नंबर 15 को, रीड करिए, इसको रीड करिए एक बार। वो पीजीवीपी में क्यों आएगी? वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। 2 क्वेश्चन हो गए और दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और कोई नहीं? कॉन्ट्रैक्ट और सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस का मतलब, चलिए ठीक है बेटा। सबसे पहले आप मुझे बताओ, अगर बाई चांस में आगे जाके विधायक बन गया, क्या बन गया? एमएलए बन गया, तो क्या मुझे सैलरी, सुनो, मुझे सैलरी मिल रही है, मतलब मुझे कुछ पैसा मिल रहा है। किससे मिल रहा है बेटा? गवर्नमेंट से। मिलता है क्या? मिलता है या नहीं मिलता? मिलता है।
तो बेटा वो सैलरी के अंदर टैक्सेबल होगा या नहीं? और यहां पर क्या लिखा है? दैट विल बी टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेस। मैं आपसे जानना चाहता हूं व्हाई, ऐसा क्यों? क्योंकि एक सेकेंड, ऐसा सुनिए मेरी बात, आपको समझ आ रहा है भेदभाव क्या हो रहा है? जब आपको सैलरी मिल रही है तो सैलरी बोल रहे हैं, और जब एमपी एमएलए एमएलसी को मिल रही है तो क्या बोल रहे हैं? अदर सोर्सेस। ऐसा भेदभाव क्यों? एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप नहीं है। चलिए, कुछ कुछ लोगों ने बातों ही बातों में करेक्ट बातें तो बोली हैं बेटा। किसी किसी ने बोला है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट बात है। आपको बताऊं, एमपी एमएलए एमएलसी वो किसी के एम्प्लॉय नहीं होते बेटा, समझ रहे हैं? दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स ऑफ इंडिया। वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, ना कि किसी के नौकर। समझ रहे हैं मेरी बात बेटा? ऐसा मैं नहीं बोलता मेरी नजरों में तो नौकर है, ऐसा वो बोलते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो वो क्या बोलते हैं कि हम किसी के एम्प्लॉय नहीं है, हम क्या है? वी आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स ऑफ इंडिया। हाँ या ना? तो बेटा उनको जो अमाउंट मिल रहा है ना, दैट विल बी नॉट टैक्सेबल अंडर सैलरी। वजह समझे आप? वजह क्या है बेटा? जब आप मेरे लिए काम कर रहे थे तो आप मेरे क्या थे? एम्प्लॉय। हाँ या ना? वो बेटा जब ये गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं तो ये काम कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन को वहां पर जाके। मुझे बताइए, आपके एरिया में रोड नहीं है तो ये सरकार तक बात कैसे पहुंचेगी? आपका विधायक, यस और नो, आपके पार्षद, आपके एमएलसी, आपके एमपी वगैरह ही पहुंचाएंगे। तो बेटा ये लोग अपने आप को क्या नहीं मानते? एम्प्लॉय नहीं मानते। ये क्या मानते हैं? वी आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल्स ऑफ इंडिया। इसलिए इनको मिला हुआ अमाउंट सैलरी में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? क्योंकि आपने क्या देखा था सेक्शन नंबर 15 चार्जिंग सेक्शन, कुछ भी अमाउंट किस वजह से मिल रहा है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप की वजह से मिल रहा है, तो कहां टैक्सेबल होगा? सैलरी के अंदर। बेटा दे आर नॉट एम्प्लॉयज। क्लियर है आपको? चलो ठीक है, ये तो ठीक है, ये वाला तो ठीक है। ये वाला बताओ आप तो मुझे, यहां पर पीजीबीपी क्यों? आप मुझे बताओ, एक सेकेंड बेटा। अगर एक फॉर्म है एफएम टेस्ट सीरीज और इसके दो पार्टनर हैं, एक तो ये पार्टनर है और एक पार्टनर ये है, हाँ या ना? तो बेटा अगर एक फॉर्म है एफएम टेस्ट सीरीज, उसके दो पार्टनर हैं, अब मुझे बताओ अगर इस पार्टनर को कुछ अमाउंट मिल रहा है, मैं तो बोल रहा हूं सैलरी के नाम से दे रहा हूं मैं, लेकिन मेरे नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ क्या कोई बताओ ये एम्प्लॉय है या ये तो खुद ही एम्प्लॉयर है? ये तो ऑनर है, हाँ या ना? तो बेटा क्या ऑनर खुद को सैलरी दे सकता है? वो भले ही बोल रहा है कि सैलरी दे रहा हूं, लेकिन क्या सही में वो सैलरी है? क्या वो सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग सैलरी होना चाहिए? क्योंकि सेक्शन नंबर 15 बोलता है कि कोई भी अमाउंट एम्प्लॉयमेंट की वजह से मिल रहा है तो सैलरी। बताओ ये एम्प्लॉयमेंट की वजह से मिल रहा है या ऑनर है इसलिए मिल रहा है? ऑनर है इसलिए मिल रहा है, हाँ या ना? आपने सेक्शन 15 की बारीकी देखी बेटा? अल्टीमेटली एक ही लाइन है, और लाइन क्या है? एनी सम रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर ड्यू टू, एनी सम रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर ड्यू टू, अरे बताइए ना, सेक्शन नंबर कौन सा पढ़ रहा है? एक सेकेंड, सेक्शन 15 पढ़ रहा है। एनी सम रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट। कुछ भी पैसा मिल रहा है, किस वजह से मिल रहा है? कहां टैक्सेबल होगा? लेकिन दो केस में सैलरी के अंदर टैक्सेबल नहीं हुआ, तो वो दो वजह आपको क्लियर होना चाहिए कि वहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप ही नहीं है, हाँ या ना? बताओ यहां पर पार्टनर वो तो खुद ही ओनर है या वो एम्प्लॉय है? तो क्या वो सैलरी में टैक्सेबल होना चाहिए था एज पर सेक्शन 15? नहीं होना चाहिए था। ऐसी बेटा एमपी एमएलए एमएलसी, इनके केस में भी बताइए कहां टैक्सेबल होगा? सैलरी या अदर सोर्सेस? अदर सोर्सेस पक्का? क्यों बेटा? क्योंकि ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, ना कि नौकर। किसी ने बोला था ना सरकारी सर्वेंट, या किसी ने क्या बोला था? सरकारी नौकर। बेटा ये हमारे नौकर नहीं, ये हमारे क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ या ना? तो इसलिए इनको जो भी अमाउंट मिलता है ना, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्लियर है आप लोगों को? इतनी बात क्लियर है? इसके अंदर पता है एक चीज और थी, पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर ए मुझे कौन बताएगा? पॉइंट नंबर ए मुझे मैं ही बता दूं? पॉइंट नंबर ए मुझे कौन बताएगा? अमन बताइए। ड्यू और रिसीव, व्हाट डू यू मीन बाय ड्यू? ड्यू का मतलब क्या? ड्यू मतलब कमा लिए। आप बताओ अगर मैंने मार्च में
काम कर दिया है, मार्च कंप्लीट हो गया, तो क्या मैंने कमा लिए? अभी तक भले ही मुझे मिला नहीं है पैसा, लेकिन क्या मैं अर्न तो कर चुका हूं, मेहनत तो कर चुका हूं, हाँ या ना? तो बेटा अगर मैंने जनवरी से लेके मार्च तक काम करा, लेकिन अभी तक मुझे इन 3 महीने की सैलरी नहीं मिली, सैलरी अभी तक नहीं मिली, लेकिन क्या मैं वर्क तो कर चुका हूं, क्या मैं अर्न तो कर चुका हूं, क्या मैं अक्रू तो कर चुका हूं? यस और नो? क्या मेरी सैलरी ड्यू है? मतलब क्या मेरा हक बनता है उसको लेने का, हाँ या ना? यस, समझ रहे हैं मेरी बात? ड्यू का मतलब सब समझते हैं? ड्यू का मतलब बेटा अर्न कर चुके हैं, अभी मिली नहीं है, हाँ या ना? और बेटा मिलने का मतलब क्या होता है? रिसीव का मतलब मिल चुकी है, यस और नो? बैठ जाइए हिमांशु। बेटा एक बार ये पॉइंट मेरे को बता दे, ये वाला पॉइंट। हाँ, चलो एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मेरे को उससे बताइए आप। तो मेरी 10,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी है, लिखना विखना नहीं है। 10,000 रुपए पर मंथ की सैलरी है, कितनी है बेटा? 10 महीने की तो मैं रिसीव कर चुका हूं, 10 महीने की मैं क्या कर चुका हूं? रिसीव कर चुका हूं। बाकी की 2 महीने की आउटस्टैंडिंग चल रही है, मतलब कमा तो चुका हूं मैं, लेकिन मुझे मिला नहीं है। तो मुझे बताओ मेरी कितनी सैलरी टैक्सेबल होना चाहिए? मतलब मेरा, देखो यहां पर 2 ही आंसर हो सकते हैं, 1 लाख या फिर 1,20,000। कितनी टैक्सेबल होना चाहिए? ऐसा क्यों? क्योंकि सैलरी टैक्सेबल होती है ड्यू और रिसीव्ड, ड्यू और रिसीव्ड व्हिचएवर इज अर्लियर पे, हाँ या ना? तो बेटा ड्यू, क्या ड्यू पूरी 1,20,000 हो चुकी है? क्या मैं अर्न पूरे 1,20,000 कर चुका हूं, भले ही मिले 1 लाख है? एग्री करते हैं इस बात से? पक्का क्लियर है आपको ये चीज? सबको क्लियर है? हाँ बेटा अर्लियर, देखो ये तो गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट क्या चाहती है? उसको जल्दी से टैक्स मिले। तो अगर आपने अपने एम्प्लॉय को एडवांस में सैलरी पे कर दी, तो अभी उसने कमाई नहीं है, लेकिन क्या वो रिसीव कर चुका है? समझ रहे हैं मेरी बात? तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगी। समझ रहे हैं क्या बेटा? गवर्नमेंट को जल्दी जल्दी टैक्स चाहिए, क्या चाहिए? आप समझ रहे हैं ना? टैक्स भी बहुत सारा चाहिए, जल्दी भी चाहिए, लेट करा तो इंटरेस्ट भी चाहिए। चलो एक और एग्जांपल, अभी जो रितिका ने क्वेश्चन पूछा उसी चीज पे पूछूंगा। मेरी सैलरी है बेटा 15,000 पर मंथ, कितनी है? अच्छा मैं शॉर्ट में से लिख रहा हूं तो आपको समझ तो आ रहा है ना, मैं आपको सिर्फ अपना मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूं। मेरी सैलरी कितनी है? 15,000 पर मंथ। बेटा मेरे को है ना 13 महीने की सैलरी मिल गई। बताओ साल भर में 12 होते हैं या 13 होते हैं? मतलब 1 महीने की एडवांस मिल गई, हाँ या ना? अब मुझे बताओ कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, 1,20,000 या 1,30,000? हाँ अच्छा सॉरी, कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा? 1,95,000। मतलब आपको समझ आना चाहिए बेटा, वैसे तो अक्रूवल, मतलब अगर आपको पता है इस पॉइंट से क्या समझ आना चाहिए कि अगर मेरी सैलरी 20,000 रुपए पर मंथ है और मैंने साल भर काम करा, तो क्या मिनिमम 12 महीने की सैलरी तो टैक्सेबल होगी ही होगी। लेकिन अगर 2 महीने की सैलरी एडवांस में ले ली तो अब 12 की होगी, अब 14 की हो जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात? सबको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। हाँ बेटा होनी तो वही चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को रोक कौन सकता है? हाँ होना वही चाहिए, लॉजिकली बिल्कुल आप करेक्ट कह रहे हो, लेकिन बेटा गवर्नमेंट को जल्दी टैक्स चाहिए। उसको पता है इससे भी फर्क पड़ जाता है कि आपने 20 तारीख की जगह 21 तारीख को दिया, तो पता है 1 दिन का वो 1 महीने का इंटरेस्ट लगा देते हैं। समझ रहे हैं? नहीं लेकिन उन्होंने ऐसा बोल दिया ना, पहले ही उन्होंने बोल के रखा है कि हमें तो भैया अर्लियर बेसिस पे चाहिए। दूसरे साल में टैक्सेबल नहीं होगी, फिर वो लॉजिकल चीज है ना। सिर्फ सुनिए, जो अपन एक मिनट जो अपन अभी पढ़ रहे हैं ना, इसका मतलब है टाइमिंग ऑफ टैक्सेबिलिटी। क्या पढ़ रहे हैं अपन? किस टाइम पे टैक्सेबल होगी, हाँ या ना? तो बेटा अगर वो आज रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल हो चुकी है तो अगले साल वो अक्रूवल बेसिस पे टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि एक इनकम टैक्सेबल तो एक ही बार होगी, हाँ या ना? एग्री करते हैं इस बात से? तो अगर अभी वाले एग्जांपल में अभी क्या था अपना 1,80,000 और 1,95,000,
दो थे क्या? इनमें से कौन सा वाला टैक्सेबल होना चाहिए था? 1,95,000। ये तो नहीं था कोई, ये वाला कोई नहीं था। अब मुझे बताओ बेटा, अगले साल अक्रू तो मालूम है कितनी होगी? 15,000 के हिसाब से 1,80,000। लेकिन बताओ रिसीव 1,80 होगी या रिसीव तो 1,65 होगी? और अब बताओ टैक्सेबल 1,80 होगी या 1,65 होगी? क्योंकि क्या 15,000 पे पहले ही टैक्स पे कर चुके थे यहां पर, तो क्या अब 15,000 पे टैक्स नहीं लगेगा उतने पे? हाँ या ना? ये तो लॉजिकल है बिल्कुल। समझ रहे हैं मेरी बात? बेटा एक ही इनकम पे दो बार टैक्स लेंगे, टैक्स तो एक ही बार लगेगा? टैक्स एक ही बार लगेगा, हाँ या ना? सेक्शन 15 मेरी तरफ से हो गया, क्या आपकी तरफ से हो गया? हाँ बेटा मिली नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट को। नहीं, उसमें कोई उसका कोई रास्ता नहीं है। नहीं, लिटरली उसका कोई रास्ता नहीं है। देखो सीधी सी बात है, गवर्नमेंट क्या बोल रही है यार? आपने अभी डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा था क्या? पढ़ा था डीम टू बी लेट आउट? वहां तो किराया भी नहीं मिल रहा था तो भी टैक्स पे कर रहे थे, हाँ या ना? नहीं, हमारी वो भी गलती नहीं है भाई। मेरे 10 घर है, मुझे किराए पे नहीं देना, इसमें मेरी क्या गलती है? उसमें नहीं देना, मैंने बनाए नहीं है किराए पे देने के लिए, उसमें गलती नहीं होती बेटा। वहां मेरी गलती नहीं थी, मैं बताऊं, गवर्नमेंट तेज चल रही थी, गवर्नमेंट चालाकी कर रही थी। क्या कर रही थी कि अगर आपने 2 से ज्यादा घर बनाए, बेटा वहां गलती नहीं थी, गवर्नमेंट तेज चल रही थी। अगर मेरे 2 से ज्यादा घर है तो वो कितने घर को सेल्फ ऑक्युपाइड मान रही थी? मैक्सिमम 2 घर को। तीसरे घर को क्या मान रही थी? डीम टू बी। गलती मेरी कुछ भी नहीं थी, गवर्नमेंट तेज चल रही थी कि गवर्नमेंट बोल रही थी हम तो टैक्स लगा देंगे, आप कमाओ या नहीं कमाओ हमें तो टैक्स चाहिए, हाँ या ना? ऐसी बेटा सैलरी में भी आपने मेहनत कर दी ना तो गवर्नमेंट का हिस्सा तो बनता है, आपको मिले या ना मिले। क्लियर है आपको? सबको क्लियर है? ओके वेरी गुड। इसने अपनी लैंग्वेज में बताया, लेकिन बताया बिल्कुल सही है कि कोई भी इनकम, एवरी मतलब कोई भी इनकम कहां टैक्सेबल होगी? सैलरी के अंदर। अगर किस वजह से मिली तो एम्प्लॉयमेंट की वजह से मिली, हाँ या ना? अभिषेक बेटा, एक पार्टनर को पार्टनरशिप फॉर्म से सैलरी मिली, कहां टैक्सेबल होगी? लेकिन अभी अमन ने जो बोला कि अच्छा वो एम्प्लॉय ही नहीं है, मतलब वहां एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ऐसा? सबको ये वाला पॉइंट क्लियर है? अच्छा मुझे बताओ एमपी एमएलसी वाला, एक सेकेंड बैठ जा। एमपी एमएलसी एमएलए, मौसमी आप मुझे बताइए, एमपी एमएलसी एमएलए को सैलरी मिली, मिल तो सैलरी रही है, आपको पता है मिलती है सैलरी नाम से ही, लेकिन टैक्सेबल सैलरी भी नहीं होती क्योंकि इनकम टैक्स तेज चलता है। हाँ बेटा, अदर सोर्सेज में जाएगी, उसकी वजह क्या है? मतलब हमने जो 15 के अंदर पढ़ा, सेक्शन नंबर 15 क्या था बेटा, एक बार बता दें। चार्जिंग सेक्शन, उसके अंदर क्या पढ़ा था? एनी सम रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, टैक्सेबल अंडर दी सैलरी, सही बोला, हाँ या ना? तो बेटा फिर ये वाला सैलरी में टैक्सेबल क्यों नहीं हो रहा? वेरी गुड। मतलब आपको ये बात समझ आना चाहिए कि उसी एक लाइन में सब आंसर छुपे हैं, हाँ या ना? एनी सम रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट शैल बी टैक्सेबल अंडर दी सैलरी। तो बेटा ये भले ही अपन ने एक्स्ट्रा पॉइंट अलग से देखे, लेकिन ये अलग से देखने की जरूरत है या नहीं है? क्लेरिफैक्टरी पॉइंट देखे हमने। क्लियर है आप लोग को? बैठ जाइए, हाँ या ना? सबको क्लियर है इतनी बात? बेटा एक और चीज, एक और चीज, कार्तिक मुझे सैलरी कब टैक्सेबल होगी ये बता दो। नहीं, टाइमिंग, किस टाइम पे टैक्सेबल होगी? हाँ, ड्यू और रिसीव्ड व्हिचएवर इज अर्लियर, कब होगी? ड्यू और रिसीव्ड व्हिचएवर इज अर्लियर, हाँ या ना? सब इसकी बात से एग्री करते हैं क्या? ड्यू और रिसीव्ड में क्या ले लूं? व्हिचएवर इज लेटर, लेटर या अर्लियर? एक सेकेंड, हाँ, ड्यू और रिसीव्ड व्हिचएवर इज अर्लियर, हाँ या ना? ये सबको क्लियर है? बेटा ना कि ड्यू मतलब क्या होता है? मेहनत कर चुका है, ऐसा? ऐसा बताओ, अगर मार्च मंथ कंप्लीट हो चुका तो क्या मार्च की सैलरी ड्यू हो चुकी है? सब लोग बताएं, अगर मेरा मार्च का मंथ कंप्लीट हो चुका तो क्या सैलरी ड्यू हो चुकी है? रिसीव हुई नहीं हुई मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो पूछ रहा हूँ ड्यू हुई या नहीं हुई? हो गई है, यस और नो? और बेटा अगर अप्रैल की सैलरी मार्च में मिल गई, अप्रैल की सैलरी कब मिल गई?
तो क्या वो एडवांस में मिल चुकी है? हाँ या ना? तो बेटा अप्रैल की सैलरी अगर मार्च में मिल गई एडवांस में, तो क्या उस पर भी टैक्स लग जाएगा? क्यों लग जाएगा? क्योंकि आपने क्या पढ़ा, ड्यू और रिसीव व्हिचएवर इज अर्लियर। ड्यू तो कितने महीने की होगी? 12 महीने की। और बेटा एडवांस में कितने महीने की मिल गई? 1 महीने की। हाँ या ना? तो टोटल कितने महीने की टैक्सेबल हो जाएगी? 13 महीने की। अभी एग्जाम्पल से भी देखा था, आप लोगों ने बताया था 1,95,000 रुपीज टैक्सेबल रहेगा। हाँ या ना? सबको इतना क्लियर है? अब बेटा ये किसने मुझसे पूछा था? नाकिया ने पूछा था। हाँ, और कोई? मतलब कोई इसको बता सकता है क्या? यहाँ पर मुझे भी तो, हाँ ट्राई करिए, मैं ट्राई ही करवाना चाहता हूँ। वेरी गुड बेटा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है ना, आप इसको ये इसकी जगह ऐसे कर देंगे, सैलरी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। क्या मतलब, जब मैं बोल रहा हूँ सैलरी तो मेरा क्या मतलब है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। और जब मैं बोल रहा हूँ बिजनेस तो मेरा क्या मतलब है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ या कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। एक एग्जांपल से बताऊं, एक एग्जांपल से बताऊं बेटा, मैं आपका एम्प्लॉई हूं, मैं आपका क्या हूं? तो मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस हूं, मतलब आपने मुझे सर्विस पे रखा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन बेटा आपका घर बन रहा था और उसमें है ना पेंटिंग होनी थी, उसके लिए आपने मुझे रखा, तो बताओ एम्प्लॉई रखा है या आपने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करा है एक काम करवाने के लिए पर्टिकुलर, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। और वो कहां टैक्सेबल होता है? मतलब जब मैंने आपसे एज अ एम्प्लॉय सैलरी ली थी तो कहां टैक्सेबल होगी? सैलरी के अंदर। और जब मैंने एज अ पेंटर जब आपसे उसका चार्ज लिया तो वो कहां टैक्सेबल होगा? मेरे हाथ में, सैलरी के अंदर होगा। क्या बताइए ना, आपके घर में कोई इंसान पेंटिंग करने आया, आपने उसको सैलरी दी है या कुछ और ही दिया है? इस चीज को क्लियर कर ले सब लोग। बेटा पहली चीज तो सब लोग ध्यान दें। अब बेटा जब भी हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, जब भी हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आप मुझे बताइए, अगर आपके घर पे आके मैं पेंटिंग करके जा रहा हूं तो क्या आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करा है? हाँ या ना? तो जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना किसी सर्विस का, तो उसको वो इनकम कहां टैक्सेबल होती है? देखो आपके लिए टैक्सेबल होगी या टैक्सेबल तो मिलने वाले के लिए होगी? मतलब आपके लिए होगी या जो पुताई कर रहा है उसके लिए होगी? हाँ मेरे लिए टैक्सेबल होगी। हाँ या ना? तो बेटा मेरे लिए वो इनकम कौन सी हेड में टैक्सेबल होगी? सैलरी या पीजीबीपी? क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, समझ रहे हैं मेरी बात सब लोग? और बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस मतलब होता है सैलरी। अगर आप लोग रिलायंस के एम्प्लॉय बन गए ना, तो आप उसके लिए पता है क्या कर रहे हो? आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, आपको उसको सर्विसेज देनी है, किसी स्पेसिफिक सर्विस से रिलेटेड नहीं होता है। समझ रहे हैं आप लोग? बेटा ऑफ सर्विस सैलरी, फॉर सर्विस पीजीबीपी, ऑफ सर्विस फॉर सर्विस प्रैक्टिसिंग सीए। हाँ बेटा एक्चुअली वहां पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो एक अलग ही चीज है। हाँ नहीं, कॉन्ट्रैक्ट मैं बताऊं ना, कॉन्ट्रैक्ट ऐसे वाले केस में होते हैं, जैसे कि मेरा एक स्कूल है, तो क्या बच्चों को लाने के लिए बस होती है? हाँ या ना? तो मैं बस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ले लेता हूँ। समझ रहा है मेरी चीज? जैसे मेरे घर में कोई काम चल रहा है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट दे देता हूँ। आपने सुना होगा ना, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि यार ये कर लो, ठेका सुना है आप लोगों ने? तो बेटा यहां पर उसकी बात हो रही है, वो वाला ठेका नहीं है यार। बेटा ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सुनिए, एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सुन रहे हैं मेरी बात सब लोग? बेटा एक बिल्डर है, उसका एक प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो बताओ कंस्ट्रक्शन वो खुद करता होगा या किसी को कॉन्ट्रैक्ट देता होगा? कॉन्ट्रैक्ट देता है। हाँ या ना? जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ठेका। अभी आपने बोला यस और नो? तो बेटा जब ये कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट पता है किस चीज का है? स्पेसिफिक इसके कंस्ट्रक्शन करने का। हाँ या ना? तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। क्या बोलते हैं? तो बेटा सपोज यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस किसने लिया है? मिस्टर माज ने। मिस्टर माज यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर मैंने 2 लाख रुपए इससे चार्ज करे तो ये कहाँ टैक्सेबल होगा? सैलरी या पीजीबीपी? सैलरी या पीजीबीपी? पीजीबीपी, क्योंकि ये क्या है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। हाँ या ना? और आप मुझे बताओ, मिस्टर मास का काम भी क्या यही करना होगा, कंस्ट्रक्शन करना? तो क्या उनका बिजनेस ही है इस चीज का? तो अगर बिजनेस है तो इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी? पीजीबीपी के अंदर। समझ रहे हैं मेरी चीज? अच्छा दूसरी, बेटा एक कंपनी है रिलायंस, एक रिलायंस कंपनी है जिसमें एक एम्प्लॉई है। अब मुझे बताओ, जब मैंने बोल दिया एम्प्लॉई है
तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है? कॉन्ट्रैक्ट पक्का ना? यस और नो? आपको पता है दोनों में फर्क क्या होता है? अभी मैं बताता हूं, बारीकी पे आता हूं मैं। ये क्या है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। तो बेटा अगर इस पर्सन ने 2 लाख रुपए कमाए, अब बताओ अब कहां टैक्सेबल होंगे? कहां टैक्सेबल होंगे? सैलरी के अंदर होंगे पक्का? सोच लीजिए एक बार और। सबको इतना क्लियर है? बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और फॉर सर्विस में फर्क बताऊं क्या? कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में आप बताओ ये 8 घंटे आके काम करे, 10 घंटे काम करे, 15 घंटे काम करे, आपको उससे मतलब है या नहीं? आपको तो अपनी ड्यू डेट से मतलब है कि मेरा काम 15 तारीख तक हो जाना चाहिए, हाँ या ना? एग्री करते हैं इस बात से? समझ रहे मेरी बात में? अच्छा वो 1 इंसान को लेके आए, 5 इंसान को लेके आए, उससे भी आपको कोई मतलब है या नहीं? समझ रहे हैं क्या? बेटा ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है? और बताओ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में हो तो क्या आपको 8-9 घंटे पक्का देने ही पड़ेंगे डेली? और अगर नहीं दोगे तो क्या सैलरी कट जाएगी, हाँ या ना? एग्री करते हैं मेरी बात से? तो बेटा आपको बेसिक डिफरेंस समझ आना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और फॉर सर्विस। ऑफ सर्विस मतलब क्या? ऑफ सर्विस मतलब सैलरी, और फॉर सर्विस मतलब पीजीबीपी। इतना ध्यान रखेंगे सब लोग? सब लोग ध्यान रखेंगे? सेक्शन 15 सबको क्लियर है सही में? और ये भी अब सबको क्लियर हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। ध्यान रखना बेटा, कुछ भी हो जाए इसको भूलना मत, रट मारना भले लेकिन भूलना मत। समझ रहे हैं मेरी चीज? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस सैलरी, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस पीजीबीपी। क्लियर है सबको इतना? देखिए सुनिए मेरी बात, मास्टर अच्छे इंसान है। नहीं मास्टर अच्छे इंसान है, सुनिए तो मेरी बात। अरे सुनिए तो, किसी ने मुझसे ऐसी बात बोली थी कि यार वो मास्टर अच्छे इंसान है लेकिन किसी पे भरोसा करना ही क्यों? समझ रहे हैं मेरी बात? तो बेटा आपको सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए था? हेडिंग पढ़ना चाहिए थी। अब मुझे बताइए जतिन क्या लिखा है, पढ़ के बताइए। फॉरगोन का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? छोड़ दी, माफ कर दी, क्या कर दी बेटा? बैठ जाइए। अब सुनिए मेरी बात, अगर किसी ने अपनी सैलरी माफ कर दी तो भी टैक्सेबल हो गई। क्या बोला मैंने? अगर किसी ने अपनी सैलरी माफ कर दी तो भी टैक्सेबल होगी। अब आपको समझ आना चाहिए पॉइंट जो आपने पूछा था बेटा। आपने जो पॉइंट पूछा था कि अगर पैसा डूब गया तो वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, मैंने क्या बोला था? होगा। यहां आप देख रहे हो, आपने पैसा लेने से मना कर दिया तो भी टैक्सेबल होगा। समझ रहे हो आप? क्या लिखा है? सैलरी फॉरगोन। सुनिए बेटा, अगर मैंने 12 महीने मेहनत करी तो मुझे कितने महीने की सैलरी मिलना चाहिए थी? 12 महीने की मिलना चाहिए थी। मैंने अपने एम्प्लॉयर से बोल दिया यार 2 महीने की सैलरी मत दो, रख लो तुम। क्या बोल दिया? मतलब क्या मैंने अपनी 2 महीने की सैलरी माफ कर दी? अच्छा ऐसा होता होगा क्या कभी? एक सेकंड बेटा, एक सेकंड बेटा, सब प्रैक्टिकली पॉसिबल है। आप मुझे बताओ, मेरे एम्प्लॉयर की हालत खराब हो गई तो क्या मैं इसकी हेल्प नहीं कर सकता? क्या मैं उसे अपने 2 महीने की सैलरी माफ नहीं कर सकता या कर सकता हूं? समझ रहे हो? तो मैं किसकी भलाई के लिए काम कर रहा हूं बेटा? अपने एम्प्लॉयर की। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला? भले ही आपने सैलरी माफ कर दी तो भी हम आपसे क्या लेंगे? टैक्स लेंगे, क्योंकि सिर्फ क्या मान लिया उन्होंने? मेयर एप्लीकेशन ऑफ इनकम। क्या मान लिया? मतलब इन्होंने मान लिया कि आपने 2 महीने किसी की हेल्प कर दी, लेकिन किसी की हेल्प करने का कोई बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता? अल्टीमेटली जितनी भी सैलरी होगी वो क्या होती है? टैक्सेबल होती है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो बेटा अगर 12 महीने की सैलरी में से 2 महीने की सैलरी मैंने क्या कर दी? माफ कर दी, तो भी क्या टैक्सेबल होगी? हाँ, समझ रहे हैं आप लोग? लेकिन बेटा ये तो टैक्सेबल होगी, लेकिन अगर सैलरी मैंने सरेंडर कर दी सेंट्रल गवर्नमेंट को तो नहीं होगी। हाँ या ना? अच्छा कोई मुझे इसके पीछे का लॉजिक बता दे कि जब से एक सेकंड मैं पूछूंगा, ये पॉइंट मैं पूछूंगा। रुक जाइए। अमन बताना चाहता है? हाँ एक सेकंड। सैलरी सरेंडर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको इनने सैलरी नहीं माना और फॉरगॉन को मान लिया, ऐसा क्यों? बेटा वेरी गुड, हाँ यही बहुत है। सुनिए बेटा, टैक्स तो यहाँ पर 30% ही मिलता था और यहाँ तो 100% ले लिया। समझ रहे हैं मेरी बात?
तो बेटा सरकार समझ रहे हैं ना, चालाकी करती है। जब सैलरी आपने माफ कर दी थी किसी और की तो उसने क्या बोला, टैक्सेबल। जब सैलरी आपने सरेंडर कर दी सेंट्रल गवर्नमेंट को खुद को, तो क्या बोला, उस पर टैक्स मत पे करो। आपको पता है आपको इनकरेज कर रही है, वो क्या कर रही है और क्यों कर रही है, समझ आ रहा है आपको? क्योंकि बेटा टैक्स तो 30% देते थे, आज तो आपने 100% ही दे दिया। हाँ या ना? सीजी का मतलब कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट? बेटा सीजी का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट होता है जी। सीजी का मतलब मैं आपको बताता हूं। आपने सुना है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? सुना है क्या? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सुना है क्या आप लोगों ने ऐसी ऐसी टर्म? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सुना है आपने? बेटा ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट ही होते हैं। ये क्या होते हैं? आप ये मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट की विंग्स हैं ये। समझ रहे हैं मेरी चीज? जैसे बेटा अपनी सीएस एग्जीक्यूटिव के क्लास के क्या आप लोग बच्चे हो? हाँ या ना? तो बेटा जैसे आप लोग हो ना, तो ऐसे ये भी सब है ना सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। मतलब ये सब मिला के ही क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या आप सब मिला के ही ये क्लास कंप्लीट होती है? हाँ या ना? तो बेटा ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ऐसी बहुत सारी मिनिस्ट्री है, सब मिला के उन सबको क्या बोलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको समझ आना चाहिए। अब बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट का लीडर कौन है आज की तारीख में, ये बताओ? हाँ, मोदी जी। एग्री करेंगे इस बात से कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लीडर कौन है? तो बेटा मोदी जी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के लीडर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के हैं, या सबके ही हैं वो? तो आपको समझ आना चाहिए सब किसके हैं बेटा। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। एक है बेटा, एक किसी मिनिस्टर का नाम बताइए मुझे। दीदी का नाम नहीं होगा। अमित शाह। हाँ, अमित शाह कौन सा होम मिनिस्टर है? एक सेकेंड, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम, एमएच लिख दूं? बेटा सब लोग ध्यान देना, काम की बात बता रहा हूं मैं आपको। मिनिस्ट्री ऑफ होम्स लिख दूं? मिनिस्ट्री ऑफ होम्स, हाँ या ना? आपको पता है सबसे ताकतवर मिनिस्ट्री यही होती है, होम मिनिस्ट्री, क्योंकि पुलिस पावर सब इसके पास होता है। सबसे पैसे वाली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होती है, लेकिन ताकतवर ये होती है। समझ रहे हैं? तो बेटा मिनिस्ट्री ऑफ होम का लीडर कौन कौन है? और बेटा पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट का लीडर कौन? तो क्या मोदी जी इनडायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ होम के भी लीडर हैं? समझ आ रहा है आपको? तो बेटा जब अपन बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लीडर मोदी जी, दैट मींस बेटा वो पूरी सरकार के लीडर हैं। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ या ना? मतलब स्पेसिफिक मिनिस्टर रहते हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा पावरफुल कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। कौन होता है बेटा? प्राइम मिनिस्टर। तो अभी अपन क्या पढ़ रहे थे? सैलरी फॉरगोन। मुझे बताओ सैलरी फॉरगोन के बारे में आप लोगों ने क्या देखा कि सैलरी फॉरगोन टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? ध्यान रखना, कल अपन अच्छी तरीके से सैलरी स्टार्ट करेंगे। आज माहौल थोड़ा खराब हो गया था।